सब लोग आ गए क्या? अब स्टार्ट करूं मैं? बाकी है सर, बाकी है। अभी बाकी। ओके, आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट। हेलो, मुझे लगता है इतने ही लोग आएंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो लेट्स सी द मैटर वेव। अभी आप लोगों को टेस्ट वेस्ट चल रहा था क्या अभी जस्ट, या लेक्चर चल रही थी? 9 to 12 टेस्ट था सर। हाँ सर। टिल 2 o'clock लेक्चर था क्या आपका? नहीं सर, 9 to 12 टेस्ट था, बट उसका हम थक गए थे बहुत। अरे टेस्ट में थक जाते तो चलो कोई बात नहीं ना। सबसे मैटर, ज्यादा थकान उसमें आती है। हाँ आती है ना ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रेन लगता है ना उसमें। जितना भी पढ़ा है सब यूटिलाइज करो। 10 times more than लेक्चर। या ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा था नाउ। हाँ तो कैसा गया टेस्ट आप लोगों का? ठीक गया? वेव ऑप्टिक्स था ना आपका टॉपिक? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ, टेस्ट दिया आप लोगों ने? वेव ऑप्टिक्स था ना आज के टेस्ट में आपका? दिया सर टेस्ट, बट इतना अच्छा नहीं गया फिजिक्स। उसको ठीक से पढ़ो, फिर से है ना, रिवाइज करो, सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ओके, चलिए आते हैं हम लोग मैटर वेव पे। व्हाट इज मैटर वेव? एनी पार्टिकल विल हैव द लीनियर मोमेंटम, एनी मूविंग पार्टिकल विल हैव द वेवलेंथ, और इट विल बिहेव लाइक अ वेव। ओके, सेम चैप्टर है ना? हाँ नहीं, ये अलग लिखेंगे आप, पार्ट 2 लिख देंगे। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 ऐसे लिख देंगे, 3 4 ऐसे चलता रहेगा। ओके, मूविंग पार्टिकल हैज वेव नेचर। ओके, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहे थे उसका वेव नेचर होता है, ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ आप लिखेंगे, राइट? सो वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ। सर पार्ट 1 में सिर्फ थोड़ा इतना सही है क्या? हाँ, सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आपको सिर्फ आपको Okay. एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा और न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होगा, बस। बाकी सब छोटे छोटे। ओके ओके ओके, हाँ। वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल आपको लिखना हो, आप कहेंगे वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h बाय लीनियर मोमेंटम। p किसको लिख रहा हूं मैं? लीनियर मोमेंटम। ओके, p इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।
ऑफ पार्टिकल। इफ पता होगा कि p की वैल्यू क्या लिखते हो, p की वैल्यू बताओ, mv लिखते हैं ना, या √2m into kinetic energy. Do you remember this part? Right? तो किसी का आपको वेलोसिटी मास दिया रहे तो h से डिवाइड करेंगे, उसकी वेवलेंथ निकल जाएगी। ओके, मालूम कहा जाएगा चार्ज q is accelerated, ये टर्म मैं यूज कर चुका हूं, बाय वोल्टेज v। इसका मतलब क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, qv हो जाएगी। रिमेंबर, याद करो qv। उस केस में आपको इसका लैम्डा पूछा जाता, तो लैम्डा क्या लिखते हैं आप, h/p, p की जगह मैं लिख दूं √2mk, k की जगह qv। समझ में आया क्या किया मैंने, mv लिखता या h/√2mk, सही है ना। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इफ यू रिमेंबर द गैस मॉलिक्यूल, याद है आपको, गैस मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी, गैस मॉलिक्यूल के लिए, समझिए आप, मॉलिक्यूल। तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, याद है, ऑफ वन मॉलिक्यूल। डू यू रिमेंबर दिस? This was 3/2 kT, where k is Boltzmann constant. And constant. Right? तो मान लो, पहले इतना लिख लो पहले, फिर आगे लिखते हैं। तो वो अपने लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/√2 क्या लिखा है? h/p लिखा है ना, p। हाँ, ये h/p है। हाँ, p को आप लीनियर मोमेंटम को mv लिख सकते हो ना, मास इनटू mv। वेलोसिटी, और उसी को √2m into काइनेटिक एनर्जी। लोग काइनेटिक एनर्जी को k ही लिख देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन हो, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके सर, ओके, हाँ समझ गया। इसी मैटर वेव को एक और लिख दो, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम जानते थे ना, उन्होंने इसको बोला था इसके बारे में, इसको डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं, मतलब मैटर वेव। ओके, हो गया लिख के ना, आगे बढ़ो। सर हाँ बोलिए। सर, बट एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट, मैटर, वेव और पार्टिकल दोनों कैसे हो सकते हैं? हाँ होते हैं ना भाई, यही तो बहुत बाद में खोजा गया, ऐसा होता है। अरे तुम तो पढ़ चुके हो ये सब, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना सर ने आपको, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। अरे साले, हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, आपने इलेक्ट्रॉन का पढ़ा होगा ना, वेव नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा, भूल गए? स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन, राइट, इलेक्ट्रॉन का लिखते थे ना आप वेव इक्वेशन सब। सर बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, श्वेडिंगर, हाँ ये मतलब वो कुछ ही मतलब एकदम टेक्निकल टर्म्स ही पता है कि मैथमेटिकली ऐसा होता है, हाँ, वो फीलिंग्स नहीं आई कि मतलब कैसे हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फिजिकल फिनोमेनन होते हैं, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई मैथ्स कम्स, यू नो, एंड इट विल हेल्प यू,
राइट? तो देयर आर सेवरल थिंग, अभी आप बचपन में छोटी छोटी चीजें पढ़ाए हो तो आप इमेजिन कर पाते हो, देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी इमेजिन्ड, ओके, हमारे इमेजिनेशन से बाहर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, तो ओवर देयर द मैथ्स विल हेल्प यू, ओके। अभी आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, मेडिकल में रहोगे तो इमेजिनेशन कर पाओगे, बट आप फिजिक्स में रहते या केमिस्ट्री में रहते तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, ओके। तो मैथ्स विल हेल्प यू ओवर देयर, लाइक जैसे देखो ना, आप फंक्शन लिखते हो ना, y इक्वल टू fx लिखते हो, एक का फंक्शन हो तो ग्राफ बनाते हो, राइट? कोई भी फंक्शन दो चीज पे डिपेंडेंट हो, दो वेरिएबल हो, उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? वो नहीं, है ना? नहीं, मतलब सोचना मुश्किल है ना आपको, तो उसके लिए सरफेस बनता है, ग्राफ नहीं बनता। तीन चीज का वेरिएबल हो जाए कोई चीज तो फिर तो 4D में चला जाता है, ओके। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो कि विच इज बियॉन्ड योर इंट्यूशन और इमेजिनेशन, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए वैसे। चलिए आगे, यहाँ पे मैं लिख रहा था गैस मॉलिक्यूल का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT होती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी F/2 kT होती थी, याद है? F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? तो यहाँ पे मुझे इफ इसका गैस मॉलिक्यूल के लिए मुझे लैम्डा चाहिए, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के तरह क्या लिखता है? 3/2 kT, राइट? 2 कैंसिल हो जाता तो h/√3m kT, ये हो जाता हमारा फॉर्मूला। चलिए लिख लीजिए इसको। सर, हाँ बोलिए। सर आपने जो गैस मॉलिक्यूल्स का लास्ट पॉइंट लिखा वो एक बार बताएंगे? हाँ देखो ना, h/ क्या लिखते हैं? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, राइट? हम्म। तो भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 kT है, वो लिख दिया मैंने, है ना? ओके सर, ये अजम्पशन है कि गिवन डाटा है? नहीं होता है, पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये भूल गए हो तुम लोग, पूरा फिजिक्स भूल जाते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है ये चीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है आपने। हाँ 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 हाँ, यस यस। आगे बढ़े, हो गया? इफ यू रिमेम्बर, आपने याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, राइट? बोर्स का, राइट? उसमें नोट में लिख देता हूँ, उसको याद दिला देता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन का आपने वेव नेचर मान के वो आता है, राइट? तो बोर्स का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल में आपने लिखा होगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, याद है आपको? लिखा था। तो डी ब्रॉगली देखो यहाँ हेल्प करते हैं, सपोज ये nth ऑर्बिट है, इसमें कहते हैं n वेवलेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन के कितने वेवलेंथ होंगे? तो कहेंगे n वेवलेंथ होंगे, यानी सर्कमफ्रेंस इसका क्या लिखते हैं? 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। आर यू ओके विद दिस? आप क्या लिखते हैं? n लैम्डा, लैम्डा को h बाय लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं mv, है ना? देखो mvr इज इक्वल टू NH/2π आ गया। आर यू ओके विद दिस? तो इस तरह से वो आ गया था। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये वाला पार्ट जो ये नोट लिखा मैंने, इसे याद दिलाने के लिए देखो, ये वेव नेचर ही था, n वेवलेंथ, n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के कितने वेवलेंथ होते हैं? तो n वेवलेंथ होते हैं।
हो गया, आगे बढ़े हम लोग, लिखिए। वेट सर वेट। यस सर हो गया। चले आगे, ये मैटर वेव खत्म हुआ, फिर हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट में, विच इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, राइट? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको थोड़ा यहाँ पे आप केमिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा पढ़ा यहाँ पे। जो डिस्कनेक्टिव इशू, आप 1 मिनट ऊपर जा सकते क्या? मैं एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, लिख लो, वेट। हो गया सर, थैंक यू। चलो नीचे आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। इसका बेसिक फिनोमेनन होता क्या था, कोई भी मेटल हो, इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस बॉन्ड से बंधे होते हैं आपस में? याद है, मेटेलिक बॉन्ड होता है यहाँ पे, है ना? केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा आपने, मेटेलिक बॉन्ड। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही फ्री होता है, ये मेटेलिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है? अब इसमें कोई फोटोन आ जाए या लाइट आ जाए, राइट, फोटॉन्स आ जाए, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, आ सकते हैं, मैंने बोला, आएंगे नहीं आएंगे उसमें कंडीशन, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, is called as photoelectric effect. ओके, समझे आपको क्या बोला मैंने? जब भी किसी मेटल पे फोटॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, may come out of this surface, and this electron which will come out of the surface is called as a photoelectrons, and the phenomenon is called as a photoelectric effect. अच्छा आपने मेटल के बारे में क्या बोला बोला पता करेंगे? हाँ, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, राइट, राइट, और वो मेटेलिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री होते हैं, वहां पे मेटेलिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, राइट। न्यूक्लियस ऑफ ऑल atoms will attract this free electrons, but weak bond होता है ना, metallic bond weak होता है, तो वो मैंने बोला आपको, ठीक है। ये केमिस्ट्री होगा, इसको मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए। हाँ बोलिए सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उससे फायदा क्या होता है? इसको यूज करेंगे हम, देखोगे ना आगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो फोटो वोल्टेइक सेल बहुत सारी जगह यूज हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, देखोगे आप आगे। हमारे सिलेबस में तो नहीं है ये सब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रियल यूज क्या है, बट इससे आप करंट बना सकते हो, बैटरी चार्ज कर सकते हो इससे।
चलो आगे पढ़े, आगे बोले। अब तो ये क्वालिटेटिवली बोला ना मैंने, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताने वाला हूं अभी है। ये मान लो मेरा मेटल है, इस पे एक फोटोन आ रहा है, किसी एक इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ओके, और ये विदाउट कॉलिजन बाहर आ जाएगा, ठीक है, विदाउट कॉलिजन ये बाहर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इस एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी उसको मान लो मैंने लिख दिया ईपी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, राइट, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, राइट, या एनर्जी आप उसको यूज कर लेगा, राइट, दैट एनर्जी कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जनरली हम लोग इसको फाइ से डिनोट करते हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, कैन यू टेल मी? इट इज मिनिमम एनर्जी, है ना, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड, आप ऐसे बोल सकते हो, बट फिजिक्स वाले मेटेलिक बॉन्ड यूज नहीं करते ज्यादातर। हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by electron to come out of metal surface without collision. हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। For different metals, work function is different. मीन्स आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एक्सेट्रा। चलो इतना लिखो पहले वर्क फंक्शन। सर पर विदाउट कोलिजन मतलब कैसे होगा? कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा हो वो? सकता है ना, सरफेस का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और बाहर आ गया बिना किसी से अच्छा, टकराए हुए। सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो? ओके, हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये सरफेस फिनोमेनन है, ये सब अंदर में कुछ नहीं होता, ठीक है। जिस जो फ्रीली घूम रहा है, जिसका बॉन्ड नहीं है, मेटालिक बॉन्ड नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड तो सबके पास है, वही उसी के लिए तो ये एनर्जी खर्च होगा, वर्क फंक्शन तो वही चाहिए ना, उतनी एनर्जी चाहिए खर्च होना। जैसे ये विदाउट कॉलिजन बाहर आया, राइट, इलेक्ट्रॉन कम आउट विदाउट कॉलिजन, सपोज ये विदाउट कॉलिजन बाहर आया है, इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ईपी एब्जॉर्ब की थी, राइट, है ना, और वर्क फंक्शन खर्च कर दिया। इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, ईपी माइनस वर्क फंक्शन, राइट, इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसकी, और इसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ईपी मैक्स, ठीक है। अच्छा, मतलब उसने उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो उसका बॉन्ड उतनी तोड़ बाहर दिया। आने में खर्च करना पड़ा, उसे खर्च करना पड़ा मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। हाँ हाँ। तो कितनी खर्च करना पड़ा, तो वर्क फंक्शन खर्च करना पड़ेगा। तो उसका विदाउट कॉलिजन जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट।
आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं पीई लिख रहा हूं, समझ लेना आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, isn't it EP, energy of photon should be greater than or equal to work function? Are you convinced with this? Right? if photon का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या उसके इक्वल होगा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट? है ना? इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा फिर। आर यू ओके विद दिस? यस सर। चलिए, अच्छा, इसी वो ईपी को मैं लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिखा hc by lambda should be greater than, पहले hf लिख लेता हूं, can I write it is hf should be greater than work function? Can I write frequency of photon, p लिख देता हूं, frequency of photon should be greater than or equal to, ये समझे आपको? Are you okay with this? यस। तो यहाँ पे एक टर्म मैं लेता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं इसे f थ्रेशोल्ड लिखूंगा, विच इज इक्वल टू 5/h। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आर यू ओके? देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन। क्लियर है आपको? राइट ना? अच्छा, ईपी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, hc by lambda भी तो लिख सकता हूँ, lambda of photon should be greater than or equal to 5. Are you okay with this? Yes, sir. So यहाँ पे if मैं lambda of ये लिखूं, थोड़ा सा देखना, मैं थोड़ा एक एक छोटा छोटा स्टेप लिखता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। Can I write sc by pi, ये इसको इधर ले आ, should be greater than equal to ये, ओके? ये समझा, ये जो लिखा मैंने? ये जो Yes. sc by वर्क फंक्शन है, इसको नाम रख देते हैं हम लोग, थोड़ा नाम रख लेते हैं, थ्रेशोल्ड Sir. वेवलेंथ। यस, बोलिए। आप जरा बता सकते हैं कैसे है, मुझे नहीं समझ रहा। कौन सा, ये वाला? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखेंगे ना sc by lambda, हाँ राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए, राइट? ये यही लिखा, इसी को मैंने ऐसा लिखा, राइट? देखो, ओके ओके सर। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आ, इसको इधर ले आ सकता हूँ, राइट? और मैं नया टर्म ले रहा हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको मैं लैम्डा टीएच लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इस, ये जो पार्ट है इसको लैम्डा टीएच लिख देता हूँ, which is equal to hc by work function. ओके, सही है? अब मैं कहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे लैम्डा ऑफ फोटोन शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आर यू ओके विद दिस? समझे आपको ये सारी कहानी? सब एक दूसरे से मिली जुली बातें हैं। सर आपने HF ग्रेटर फॉर सर एक ही बार को आप सेकंड वाला क्या लिखे अपने, वो समझा नहीं किधर से आया वो? कौन सा, कहाँ, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये सेकंड उसके ऊपर वाला, इसके, ये वाला, उसके ऊपर, ये वाला। हाँ। अरे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ही तो होती है। ओके ओके, हाँ ऐसे। अरे तुम भूल जाते हो, ये तो 10th में भी पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ लिखते हैं ना आप, यस सर यस। इसी को एच सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। मैं P सिर्फ फोटोन के लिए डिनोट कर रहा हूँ। चल लिखिए इसको।
सर लैम्बडा टीएच थ्रेशोल्ड ये है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैंने थ्रेशोल्ड सिर्फ नाम रख दिया उसको, है ना, ताकि ये भी पूछा जाएगा तो आप समझ जाओगे ना कि एक्चुअली इसी को मैं ये बोल रहा हूँ, राइट, है ना। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो घुमा फिरा के एक ही बात को देखो, इसी को मैंने घुमा फिरा के ये लिखा है और उसी को मैंने घुमा फिरा के ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो HC आ गया है, इफ यू रिमेम्बर ये चीजें आपने केमिस्ट्री में भी की हुई है, या सिर्फ याद दिला देता हूँ। HC बाय वर्क फंक्शन था, इफ यू रिमेम्बर HC को हम लोग 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम लिख सकते हैं, इनटू एंगस्ट्रम, राइट, अपॉन 5। यानी आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आराम से निकाल सकते हैं, राइट। लिख लीजिए इसको। डन सर। पीछे मैंने लिख दिया था जो इलेक्ट्रॉन बिना कॉलिजन के बाहर आया था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैं इस लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये कितनी थी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन था, याद है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 0 होगा। किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, राइट। आपको सिर्फ ये पूछा जाता काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आप कहेंगे 0 से इक्वल या बड़ा एंड EP माइनस 5 से इक्वल या छोटा, ओके। देखिए इसे डन। कुछ कुछ यहाँ पे चीजें समझिए जो ऑब्वियस होना चाहिए आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। Can I write cannot be explained by
by wave nature of light. मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, फोटोन यूज कर रहा हूँ मैं, तो आप लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फोटोन थ्योरी, और कह सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ये मास वाला पार्टिकल नहीं है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन, राइट। देखिए इसको, सर हाँ बोलिए। सर एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी कि हाँ, आप मॉड्यूल डिस्कशंस कब करेंगे? अब जब को तब कर सकते हैं हम लोगों ने, ऐसे आप लोगों के में ही से किसी का रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं एक्चुअली, राइट। यस सर, आने वाले हैं। हाँ, इसलिए कुछ तो 15 नवंबर को आप लोगों का बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है, राइट। नो सर, 3 दिसंबर से हमारा 12th का। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं आप लोग में, आप ही के ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 15 नवंबर से एग्जाम है स्कूल्स में, राइट। सर वो हो गए स्कूल्स में खत्म एग्जाम्स, सबके हो गए? लाइक जिनकी आप बात कर रहे हैं वो गोडबंदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनके हो गए खत्म एग्जाम्स। ओके, देन वी कैन डू ना, कभी भी आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग कर लेते हैं वेव। एंड तो हम लोगों ने किस किस का अभी तक पेंडिंग है आपका मॉड्यूल डिस्कशन? सर करंट तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से बाकी है हाँ। पूरा। वो तो सर ने पढ़ाया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने नहीं पढ़ाया था आपने सर? पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया, ओके ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं ना। ऐसे करते हैं, नेक्स्ट डे क्या करना चाहते हो? मैं 1 आवर पढ़ा लूंगा, 1.5 आवर, और बाकी आधा घंटा मॉड्यूल डिस्कस करता जाऊँ डेली, चलेगा? चलेगा सर, बिकॉज करंट का ही अभी DWT आ रहा है मेरे ख्याल से। चलेगा, तो करंट का नेक्स्ट डे रखते हैं आपको, है ना, मॉड्यूल डिस्कशन। ओके, आप बस बता दीजिएगा कितना हमें सॉल्व करके आना, हम आ जाएंगे सर। नहीं आप पूरा कर सकते हो, बट आप पहले से क्या क्या करते थे, जो पुराने सर क्या करवाते थे आपको? लेवल 1 एंड PYQ। हाँ, वही कर लेंगे पहले, ठीक है, लेवल 1 एंड PYQ। लेवल 1 आपने कर लिया डिस्कस, सिर्फ PYQ बचा। PYQ, हाँ जी, नेक्स्ट डे फिर PYQ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके सर। और वहां पे भी देखेंगे एक्चुअली, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू रियली लर्न द थिंग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। तो आप Yes, sir. अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें नया एंगल देखने को मिलेगा, देन वी विल सी, ओके। और कुछ नया मिले तो प्लीज राइट डाउन इन द नोट्स, है ना, नोट्स में उसको भी इंक्लूड करते चाहिए। चलिए आगे, ये हो गया अभी आपका। तो नेक्स्ट डे PYQ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. तो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये किया। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये सपोज मेटल है हमारा, यहाँ पे फोटोन आया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन था, इधर उधर भटक रहा होगा, इसको फोटोन की एनर्जी मिल गई है। अभी इससे पूछी जाएगी कितनी एनर्जी है, तो कहोगे इसकी एनर्जी जो है EP की इक्वल है, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और ये भटकता रहेगा। हो सकता है कॉलिजन करे, कॉलिजन्स करे, राइट। हो सकता है डायरेक्ट बाहर आ जाए, डायरेक्ट बाहर आएगा तो मैंने समझा दिया आपको, है ना। ये जो कॉलिजन होते हैं, ये इनइलास्टिक कॉलिजन होते हैं, मींस एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी will be, रुको, लॉस ऑफ एनर्जी। अब हो सकता है ये इतनी ज्यादा कॉलिजन कर ले कि इसने सारी एनर्जी लॉस कर दी, या अब जो इसके पास एनर्जी बची आफ्टर कॉलिजन, जो इसके पास एनर्जी बची है वो वर्क फंक्शन से कम हो जाए, तो ये तो बाहर नहीं जा पाएगा ना, राइट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इसको बाहर जाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन चाहिए। लेकिन इस बेचारे ने कॉलिजन में थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च कर दी, और इतनी एनर्जी खर्च कर दी कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब वर्क फंक्शन से कम रह गई, तो ये बाहर जा पाएगा? कहेंगे नो, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन, राइट। ओके, आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहेंगे?
No photoelectric effect. Are you okay with this? मैंने जो एनर्जी ऑफ फोटोन दिया है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा ही दिया है, ओके। बट कॉलिजन में बेचारे ने बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी, अब जो फाइनली इसकी जो एनर्जी रही वो वर्क फंक्शन से कम रह गई, राइट। तो ये बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉल्यूशन हम रोक सकते हैं क्या उसका? नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स अ वेरी रैंडम प्रोसेस ना। आप जो फोटोन देते हो, इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भटकर आते, इट्स अ वेरी वेरी रैंडम प्रोसेस, ओके। तो सर बेसिकली मतलब हम अपनी एनर्जी खर्च करके, मतलब एनर्जी खर्च करके भी वो निकल भी सकता, नहीं निकल भी सकता, नहीं भी हमारे निकल, रिस्पेक्ट में, हाँ, ये आप पे हमारे डिपेंड ही नहीं करेगा। ये वेरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी रैंडम प्रोसेस, ओके। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये बताइए, अब इसके बाद बताइए, जितनी फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या उतना फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा क्या? नो सर। नो सर। मैंने कहा कि इन टाइम टी, सपोज मैंने कहा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी लेस देन, एक्चुअली मैं सिर्फ लेस देन लिखता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। और ऐसे फोटोन नहीं, ये फोटोन अपना क्वालिफाई कर रहा है ना, ईपी इज ग्रेटर देन 5 है इंसिडेंट, तो भी ऐसा होता है। आर यू ओके विद दिस? अब इसी में एक चीज और मैं लिख देता हूं, एक साथ आप दोनों लिख लो। मान लो एक फोटोन है, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसने इस इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब इसकी Sir. एनर्जी क्या होगी? ईपी के इक्वल हो जाएगी, राइट, ओके। अब ये कॉलिजन कर रहा है, कॉलिजन्स में क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, राइट। अब मान लो आफ्टर कॉलिजन ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इतनी ही कॉलिजन किया जिसमें इसकी एनर्जी जो बची वो वर्क फंक्शन से ज्यादा रही या इक्वल रही, तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा ना, आपको विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या मान लो इसको एक केस ये कर देता हूं मैं, इसकी जो एनर्जी अभी जो बची है वर्क फंक्शन के इक्वल बची है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो करेगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी? तो कहोगे सर इतनी एनर्जी है, बाहर आने में 5 खर्च कर देगा, तो इसकी एनर्जी तो 0 बचेगी। आप कहेंगे सर इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और ये 0। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, लिख लीजिए फिर, इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। कहानी वाला पॉइंट है, हमारा काम का पॉइंट तो मैंने इसके पहले लिख दिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए लिखिए। सर हाँ सर बोलिए। यस, सर अपना कैम ऑन कर सकते हैं? कैम ऑन करके क्या करने वाले हो तुम? सर हाँ बोलिए। सर सेकंड वाला जो है उसमें क्या क्या हुआ वो वापस बताइए ना। हाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया, तो इसकी एनर्जी ईपी हो गई, राइट। इसने कुछ कॉलिजन किया होगा, है ना, एवरीथिंग इज रैंडम, है ना। तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस किया, आफ्टर सम एनर्जी लॉस ड्यू टू कॉलिजन, लेट इसकी एनर्जी जो बची, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो बची वर्क फंक्शन के इक्वल बची, राइट। क्या ये बाहर जा सकता है? हाँ जा सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है। बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होता है? तो वर्क फंक्शन खर्च होता है, राइट, उतनी है। तो ये बाहर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? 0 बचेगी, राइट, ओके। यस सर, अंडरस्टूड। सर यस, सर आपने वहां पे लिखा है कि इन टाइम टी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, वो कैसे होगा?
वही बोला ना, कुछ कुछ देखो, जितने फोटोन हुए सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाता ना, कुछ इलेक्ट्रॉन होगा बहुत सारे एनर्जी लॉस कर देगा, तो ये तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, राइट। यहाँ देखो, जैसे ये वाला केस देखो, इसमें एक सर फोटोन पर वो आया। तो ऐसा बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। हाँ वही तो है लिखा हुआ। मतलब कुछ कुछ ही फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कर पाए, ऐसा हाँ बोल रहा कुछ है। ही, हाँ कुछ ही फोटॉन्स जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा। ऑल्दो ये सभी फोटोन का एनर्जी 5 से ज्यादा है, तो भी ऐसा नहीं है कि जितना फोटोन आएगा सारा इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, है ना। ओके सर, उसको आप थोड़ा सा और समराइज वे में लिखेंगे क्या? अरे उसमें इससे ज्यादा छोटा मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सर इससे नहीं, ज्यादा छोटा। मतलब मैं पहले एक बार पढ़ा ना उसको, तो मेरे को लगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम है और इंसिडेंट जो कर रहे हैं ना वो ज्यादा कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली, वही तो हुआ, वही तो बोल रहा हूँ। जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, उससे कम बाहर आएंगे, ओके हाँ हाँ, है ना ऑल वही। ओवर यही है, मतलब जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उससे जितने भी इंसिडेंट हो ना होंगे वो सब फोटॉन्स जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं लेके आ पाएंगे। हाँ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और जो बाहर आता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे थे ना, राइट। यस यस। ठीक है, चलो हो गया। अब दो और कहानी वाली बात है, फिर हम लोग प्रॉपर मैथ्स में जाएंगे, मीन्स कैलकुलेशन में जाएंगे। ये आइंस्टाइन ने अपना प्रिंसिपल दिया था, तो प्रिंसिपल से हम लोग को मतलब नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्सॉर्ब 1 फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। एक साथ एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, सिंपल, राइट। चल लेकिन एक के बाद एक तो कर सकता है ना। नहीं 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 कर सकता, ठीक है। एक के बाद भी नहीं, मतलब एक मैंने एक टी नॉट में भेजा फिर प्लस 2 टी नॉट में, हाँ, फिर भी नहीं करेगा। नहीं 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 करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही फोटोन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। और अगर फिर मैंने उसको निकाल दिया बाहर, फिर दूसरा फोटो हिट भी नहीं होगा उसको। हाँ फिर बाहर हो गया ना, मेटल के बाहर हो गया, ठीक है, वो कर सकता है। जो मेटल के से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो एक ही फोटोन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो मेटल के अंदर है, राइट। सर मेटल के अंदर एक बार फोटोन मैंने डाला तो उसके बाद में फोटोन नहीं डाल पाएगा मैं? नहीं, आप फोटोन तो हजारों डाल देंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन ने इफ एक फोटोन को एब्सॉर्ब कर लिया तो वो दूसरे फोटोन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, आफ्टर वन फोटोन इज हिटेड। ओके। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल कैन ओनली एब्सॉर्ब 1 फोटोन, ओके। मैं आपको क्लैरिटी के लिए 1 ऑफ मेटल लिख लूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी बात, एक जो फोटोन होता है अपनी पूरी एनर्जी जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, ऐसा नहीं कि एक फोटोन आधा टुकड़ा करके एक को दे दिया दूसरे को दे दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। 1 फोटोन will be absorbed by only 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों अलग अलग सेंटेंस है। यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके निकलेगा उसकी बात हो रही है ना? नहीं नहीं, दोनों दोनों बिल्कुल आसपास की बात है। इसकी इंग्लिश को देखो ना, 1 इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्सॉर्ब 1 फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन को एब्सॉर्ब कर सकता है, एक ही, दो को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। नहीं कर पाएगा। और एक जो फोटोन है अपनी एनर्जी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, एक से ज्यादा को नहीं दे सकता, यस सर, हाँ हाँ। है ना, दोनों ये है।
डन सर। ठीक है, जो भी पढ़ा एक छोटा छोटा बच्चों वाला एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जो आपको थोड़ा सा समझ में आए। एग्जाम्पल, एक मेटल है, सॉरी, इसकी वर्क फंक्शन मैंने दे दी, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन दे दी। इसमें बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं और फोटॉन का जो वेवलेंथ है, लैम्डा ऑफ फोटॉन मैंने दे दिया, लैम्डा ऑफ फोटॉन सपोज मैंने कह दिया 2000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, राइट? आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, उसको चेक करना होगा आपको। ठीक है, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पूछा आपसे। तो मैं सॉल्व करूं, पहले लैम्डा है तो आप उसका ईपी निकाल सकते हो, राइट? इससे ईपी निकाल सकते हो। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? hc बाय लैम्डा पी, राइट? hc याद है आपको, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रम होता है, और लैम्डा पी मुझे 2000 एंगस्ट्रम गिवन है। एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कैंसिल होगा, ये कितनी हो रही है भाई? 62, राइट? नहीं, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सिंपल, समझ में आया? यस। ठीक है, अब ईपी पता चलेगा। इजंट इट ईपी देखो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, राइट? तो आप कहोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Yes, तो sir. होने वाला है सर, है ना? होने वाला, 100% yes, yes. होने वाला है, राइट? सो एज ईपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन। अच्छा, मान लो ऐसा डेटा देता जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होता, क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक ऑप्शन जरूर होता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं, है ना? चले आते हैं हम लोग। अब याद है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? इट वाज AP minus pi. 5, p minus 5 means 6.2 minus 2 means 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की? 0। तो मुझे क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा है? नहीं लिखा है ना, इसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा है। तो मैं क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस विल बी माय आंसर। समझा आपको? आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, बट मैंने ये पूछा आपसे। लिख लीजिए इसको। सर यस, सर जो आपने वर्क फंक्शन दिया है कौन से मेटल का दिया है? क्या क्या वर्क फंक्शन? आपने कौन से मेटल का दिया है? किसी भी मेटल का, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी याद नहीं करना है, मुझे भी याद नहीं करना है, ठीक है? नहीं नहीं, मतलब हर एक वर्क मेटल का वर्क फंक्शन अलग है ना, हाँ, तो आप गूगल करके देखोगे, आप मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा लिस्ट, बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, राइट? नहीं, ओके सर, मुझे लगा कि आप किसी का एक का तो स्टैंडर्ड वर्क फंक्शन बता रहे थे नहीं, किसी का होगा रैंडम है तो कुछ भी नंबर ले लिया, कुछ भी होगा, ठीक है? You don't need to remember any work function of any metal, so don't worry. डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ कुछ ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ को पहले कर लेते हैं हम लोग। ग्राफ्स के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए, राइट? तो मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का ग्राफ बनाइए इसका। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको रिलेशनशिप चाहिए, है ना? तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी मैक्स एनर्जी ऑफ फोटोन को h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कह सकता हूँ -5। ये मेरी इक्वेशन हो गई, राइट?
आपको दिख रहा होगा ये y इज इक्वल टू mx प्लस c कह सकते हैं, राइट? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा होने वाला है? ये ग्राफ कहेंगे स्ट्रेट लाइन होने वाला है। इसकी स्लोप क्या होगी? m होगी, मतलब h होगा इसका स्लोप। मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का ग्राफ बनाओगे, उसकी स्लोप क्या देगा आपको? प्लैंक्स कांस्टेंट देगा, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, यानी कोई भी मैं ग्राफ बनाऊंगा उसका h स्लोप सबका सेम ही होगा, राइट? और y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? इंटरसेप्ट तो आप कहेंगे -5। अब ये सब ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आपने 9th में पढ़ा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का ग्राफ बनाओ, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो मैंने यहां से y इंटरसेप्ट होगा -5 डॉट 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 और ऐसा ग्राफ बना दिया। ये सपोज थीटा है तो आप कहते हैं tan थीटा ही स्लोप होता है, राइट? tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? h के इक्वल होगी, राइट? ये जो पॉइंट होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। रिमेंबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम होगा ये फ्रीक्वेंसी तो क्या नहीं होता? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं, राइट? इसलिए मैंने यहाँ डॉट 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 बना दिया। चलिए लिख लीजिए। इफ रिमेंबर करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? 5/h होती थी, राइट? डन सर। Wait sir, wait. डन सर। चलो बाकी सब जल्दी लिखो। नाले क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब इसका क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी फोटोन का ग्राफ दिया आपको। दो अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ बनाया। ये मेटल 1 के लिए ग्राफ बनाया, ये डॉट 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 ऐसा जा रहा है, ये -5 है। मेटल 2 के लिए ये ग्राफ बनाया मैंने, मेटल 2 के लिए, राइट? सपोज ये θ1 है, ये θ2 है और ये -5 है। अब बताइए θ1 θ2 में क्या रिलेशन है? पहला क्वेश्चन, θ1 θ2 के इक्वल है, θ1 ग्रेटर देन θ2 है, θ1 लेस देन θ2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट? यस यस, वेरी गुड। चलिए, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। याद कीजिए tan थीटा जो होती थी वो h के इक्वल होती थी। h क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मेटल चेंज करोगे तो h थोड़ी चेंज होगा, सबके लिए थीटा सेम होगा। सो बाय दिस आंसर इज राइट, राइट? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, बाकी दूसरा मैं नहीं पूछ सकता किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, phi2 बड़ा है या phi1 बड़ा है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। phi2 is equal to phi1, phi2 is less than phi1, sorry, phi1, and phi2 is greater than phi1. Obviously phi2 is greater than phi1, right? तो दिख रहा है ना, ग्राफ से ही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े। ये भी हो सकता है यहाँ पे phi2 phi1 ना लिखा है, आपको भी यहाँ से यहीं पे रोक देगा, यहीं पे ग्राफ रोक देगा, राइट? आपको खुद ही पीछे जाके देखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, लिख लीजिए पहले इसको।
डन सर। चलिए एक और ग्राफ पहले बनाएंगे। नेक्स्ट नोट में लिख देता हूँ। इसमें ग्राफ बनाऊंगा फिर से मैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस 1/λ ऑफ फोटोन, इसका ग्राफ। इसके लिए क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EP - phi। सो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैन बी रिटन एज EP, क्या लिख सकते हैं, SC/λP, राइट, -phi। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं, थोड़ा सा अरेंज करूं तो आपको ज्यादा मजा आएगा देखने में। HC इंटू 1/λP -phi, सही है। इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हो। m क्या दे रहा है आपको, SC है, राइट। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा सर, लाइन ग्राफ बनेगा। इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप अब h नहीं होगी, HC होगी, h इंटू c, राइट। इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो फिर से -phi होगा। ओके, मान लो इस ग्राफ को बनाऊं मैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस 1/λP का ग्राफ बनाऊं, तो इसकी स्लोप देखो पॉजिटिव SC है, तो ये ऐसा ग्राफ बनता, डॉट 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 डॉट, यहाँ जाते ये -phi हो जाता, और इफ ये थीटा है तो स्लोप क्या होती है, tan थीटा होती है, राइट। इसकी वैल्यू अब HC होगी, H नहीं होगी। चलो लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर तो क्या आपको डिस्कशन का फिक्स डेट दे रहे हैं? नेक्स्ट डे जब भी लेक्चर है, कब है नेक्स्ट डे, कल ही तो नहीं है। हो सकता है सर सर, टाइम केवल टेबल आया नहीं अभी तक। ओके, कल तो आप लोग नहीं कर पाओगे सॉल्व P/Q। नहीं सर। ऑन द स्पॉट कल तो नहीं हो पाएगा। कल के बाद वाला जो भी लेक्चर होगा उस दिन, ठीक है, फिक्स है। ठीक है, ओके। तो मेरे को एक ग्राफ फिर से एक बार अच्छा। बताएंगे क्या? हाँ देखो ना, पहले इक्वेशन लिख लिया मैंने, इक्वेशन समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EP - phi, ये समझा आपको। हाँ, EP - phi के बाद में EP को SC/λ लिख सकता था ना मैं, HC/λ लिख सकते वही तो हैं। लिखा मैंने, और क्या लिखा। इजंट इट, ये Y है, ये X है, ये M है, और ये C है। हाँ, यस यस। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। हो गया, आगे बढ़े। डन सर। अब एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको समझते हैं। ये सब केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया है ना आप लोगों को, या नहीं पढ़ाया है, आई डोंट नो। सर बेसिकली पढ़ाया तो है, बट वो टाइम पे थोड़ा सा हमारा इमेच्योरिटी था, तो उतना टाइम से उतना फोकस नहीं किया, बट हाँ समझ तो पा रहे हैं ऐसा हाँ कुछ वही नया वही नहीं। की बात है, वही तो बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये क्या होता है समझते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, सपोज मैं VS लिखता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। प्लेट है, इसके बीच में मैंने एक बैटरी लगाने वाला हूँ, ऐसा, राइट। यहाँ पे मैं फोटोन ला रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, राइट, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो भी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोलो, EP - phi, राइट।
और मान लो ये मैंने हायर पोटेंशियल दे दिया, ये हायर है और लोअर है ना, तो यहाँ की 0 वोल्ट लिख दी, तो यहाँ का V वोल्ट लिख दोगे, राइट। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं आप, माइनस E इंटू वी, याद है पोटेंशियल एनर्जी इज QV, राइट। तो यहाँ की टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब सोचो जब ये इधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, इजंट इट उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आर यू ओके विद दिस? देखो मैं इतना लिख दिया तो थोड़ा आपको टेंशन हो, पहले ये सोचो। ऐसे टेंशन नहीं हो रहा, बट बहुत सारी जगह पे आपने लिख दिया है। हाँ बहुत सारा चीज लिख दिया है। सर एक मिनट। जनरली शॉपिंग हाँ। पोटेंशियल वही है ना जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है, मतलब एनर्जी को हाँ बाहर जाने कोई से। भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ना पहुंच पाए, एकदम हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला जो यहाँ का होगा, वो भी यहाँ पे पहुंच के रुक जाए, तो हम लोग कहते हैं उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग यस सर, पोटेंशियल, हाँ रोक दे उसको, मतलब बाहर वहां जाने पे दे। जाके रुक जाए, राइट। मतलब यहाँ पे मान लो जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो जो भी होगी, कितनी होगी उसकी, EP-5 हुई, राइट। इस इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाए, तो बाकी सबकी तो पहले ही 0 हो जाएगी ना, यस सर, यस। है ना, बाकी तो रास्ते से लौट जाएगा बेचारा, है ना। तो उस समय जो पोटेंशियल होती है बैटरी की, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आर यू ओके विद दिस? चलिए अब 0 है, चलिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता तो क्या लिखते हैं, माइनस EV। ये समझा माइनस EV क्यों लिखा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखता तो क्या लिखते, 0। श्योर हो मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, ये यूज कर रहा हूँ। समझा या नहीं समझा, ये बताओ। Yes, sir, समझा। Obviously kinetic energy plus potential energy is going to be constant, right? है ना, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं हम लोग, कोई एनर्जी कहीं बाहर जा नहीं रही है, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किया जाए हम लोगों को। अब क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैं पूरा डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स माइनस EV इज इक्वल टू, लेफ्ट में देखो दोनों 0 है, अब लिखते हैं 0 प्लस E, राइट। EVS लिख देता हूँ मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो EVS, ठीक है। तो कैन आई राइट EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता था याद है, EP-5। सर हाँ बोलिए। सर बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये था ना कि वो दूसरी टर्मिनल तक ना पहुंच पाए, आपने तो ओके 0 हो गया। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब भी क्या हुआ, वहां पे जाके जस्ट रुक गया, है ना। बट हम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लगाते ना कि वो प्लेट से वो निकले ही ना हो, मतलब वो ऊपर उड़े तो वापस हम खींच लें। यस सर, मतलब निकल ना पाए वो हाँ, बाहर, मैं वो chemistry नहीं नहीं पर्टिकुलर। नहीं नहीं, था। उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं कहते, हमें ठीक है। केमिस्ट्री में तो ऐसे बोला है कि वो नहीं पर्टिकुलर नहीं इससे ना बाहर नहीं नहीं नहीं, निकल बिल्कुल पाएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फोटोन हिट करने के बाद में। बिल्कुल नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे सोचो, अब सोचो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और अच्छे से समझो, तो मान लो यहाँ पे अमीटर लगा देता है, इसकी रीडिंग क्या आती है, 0 होती ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्किट पूरा नहीं कर पाएगा ना। आपसे पूछा जाता है इसमें करंट कितनी होगी, तो कहेंगे 0 होगी, राइट। सर बोलिए। सर एक्चुअली में हम लोग को थोड़ा केमिस्ट्री का याद आ रहा है, तो हम थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे नहीं हैं मत इसमें। करो, तो बिल्कुल एक मत बार करो। आप सेपरेट, एक बार फिर से एक बार समराइज कर देंगे हाँ क्या मैं ये इसको? बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटोन आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, राइट, इस प्लेट से, राइट। यस सर। बहुत सारे होंगे। जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा वो इतना वाला होगा, उस इलेक्ट्रॉन में जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो ये होगी, राइट। यस सर। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, E इंटू वी, माइनस E इंटू वी लिखता, समझ में आया। हाँ अब मैं कह रहा हूँ जो जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी बेचारा चलते हुए यहाँ आके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, राइट। हाँ तो बाकी सबका तो रास्ते में ही काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ये समझा आपको। जो जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, जिस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी इस एंड पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, राइट। अच्छा सर समझा, मतलब आप ऐसा यस यस। सर, तो वो जो एंड में आके 0 हुई, तो वो हाँ दूसरी मेटल प्लेट तक टच हो पाई कि एकदम पास हाँ, जाके 0 हो वो तो ऐसे समझो कि उसके जस्ट पास जाके 0 है ना। हाँ, तो मतलब बेसिकली सर आप वही पॉइंट घुमा के बोल दिए। यहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, इस जगह पे, ओके।
उस समय जो पोटेंशियल बैटरी की चाहिए आपको, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, हाँ सर, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो पोटेंशियल हमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी सेकेंड टर्मिनल से जाके जीरो जा रही है, हाँ, जिसकी वो पर्टिकुलर पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, स्टॉपिंग ओके पोटेंशियल। ओके ओके ओके। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे भी याद रखेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब अपॉन ई करना पड़ेगा ना आपको, सब जगह स्मॉल ई। मतलब ये सर वो आप पे आपने क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला बताएंगे एक बार? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सपोज ये पार्ट 1 है, ये 2, तो 1 और 2 के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, राइट? मतलब काइनेटिक हाँ एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस एंड पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस एंड पे होगा, राइट? यस सर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। पोटेंशियल Yes. एनर्जी क्या थी? माइनस ईवीएस, है ना? हाँ, और इधर पे और काइनेटिक सेकंड एनर्जी इसमें तो दोनों जीरो है। ओके ओके। तो इस तरह से मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक अच्छा सा फॉर्मूला मिलता है। डन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना है ना इस फॉर्मूले पे। मतलब सीखा क्या अभी तक? जो सीखा है वो यही है ना, यही तो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ना अभी तक का। इसके पहले ये सिखाया था ना मैंने, ये अब इसमें ये ऐड हो गया बस। यस। मतलब दिमाग लगा हुए तो मैथमेटिकली आपको इतने से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो कुछ ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ्स, चलिए यहाँ पे जो पहला ग्राफ मैंने बनाने वाला हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, इसके बीच का ग्राफ। इक्वेशन चाहिए मुझे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था EVS was kinetic energy max, मतलब EP माइनस 5, याद है आपको? तो EVS को मैं, EP को क्या लिख सकता हूँ? H इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन माइनस 5, राइट? तो VS क्या हो जाएगा? H अपॉन E इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन माइनस 5 अपॉन E, राइट? इक्वेशन मिल गया, ग्राफ दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये ग्राफ कैसा दिखने वाला है? तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है। इसकी स्लोप क्या होने वाली है? तो आप कहेंगे h बाई ई होगा। इजंट इट? h बाई ई मेटल पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कांस्टेंट है ना? विल नॉट डिपेंड ऑन मेटल। अब इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? आप कहेंगे इसका y इंटरसेप्ट माइनस 5 बाई ई होगा, राइट? ग्राफ बना देते हैं इसका, सिंपल है ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन का ग्राफ। तो मेरा ग्राफ फिर से यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसा गया। ये जो होगा आपको पता चलना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती ये थीटा है। कैन आई राइट tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? इस केस में h बाई e है, राइट? समझा आपको? tan थीटा विल बी h बाई e। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? आपको माइनस 5 बाई e होगी सर इसकी वैल्यू, राइट? चलिए लिख लीजिए इसको। डन। चलिए अब एक क्वेश्चन वेट कर सर, लेते वेट हैं। एक सेकंड, 2 मिनट सर। जल्दी लिखो। देखो अभी एंड टाइम चल रहा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। अभी देखो, एक तो आपको WT के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्लस जो रनिंग टॉपिक चल रहा है उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? तो आप हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा करो।
यस सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने का। मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का ग्राफ दिया आपको दो मेटल के लिए, ये मेटल 1 के लिए, ये मेटल 2 के लिए। 1 मेटल 2, इसके लिए θ1 बोल दिया, θ2। पहला क्वेश्चन, θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? θ1 will be equal to θ2. यस, वेरी गुड। अरे तुम लोग तेज हो बच्चे सब। θ1 इज इक्वल θ2, ये सब रॉन्ग है। दूसरा, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को फाई लिख रहा हूं मैं। φ1 इज इक्वल टू φ2 है, ग्राफ को देख के बताना है। φ1 इज ग्रेटर देन φ2 है, φ1 इज लेस देन φ2 है। φ2 is greater than φ1. हाँ, φ2 इज ग्रेटर देन Third φ1। option. इसमें मैंने जानबूझ के बढ़ा के नहीं दिखा, आपको खुद बढ़ा लो। यहाँ पे बोलते सर -φ/e होता, φ1/e होता, और इसके लिए आप बढ़ाते यहाँ आ जाता। ये कहते सर ये -φ2/e होता, दिख रहा है φ2 विल बी ग्रेटर देन φ1, राइट? ये दोनों wrong है। चलो लिख लीजिए। सर बोलिए, सर मुझे ना सर आपसे एक सवाल पूछना था एक्चुअली। क्वेश्चन है। सर एक्चुअली जो TWT में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, अब सर जो आप थ्योरी डायरेक्ट जो बुक में लिखाते हैं या डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में, सर वो तो पढ़े जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके थोड़ी सी और मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं थोड़ा अच्छे लगे, मतलब ज्यादा नंबर में आते हैं वैसे क्वेश्चंस, जिसके लिए मतलब आप जो डायरेक्ट छेड़ दिया उससे थोड़ा और उसको शार्पनेस हो गया, हाँ, अलग अलग वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं सर, मॉड्यूल भी हम करते हैं सर, मॉड्यूल में भी वैसे क्वेश्चन दिखते नहीं है। तो Module is कैसे- not the end of the examination. Just try to understand. Okay. जो आपके बच्चे जो आपके कंप्यूटर होते हैं, you will get the बहुत सारे स्टूडेंट दिखेंगे, आप देखोगे एक अच्छा बच्चा होगा जिसके बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो यू विल सी दैट कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, मीन्स वो मॉड्यूल भी करता है, एक दो बुक और भी सॉल्व करता है। आपको आप देखे होंगे, शायद आपके बैच में शायद नहीं होगा, क्योंकि आपका एवरेज मार्क्स सबका 120 110 ऐसा ही दिखता है। ओके, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स, आपको बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ता है। You have to solve like 500 600 question in each chapter, then only you can improve your marks. बहुत बार दिक्कत क्या होती है, आपको लैंग्वेज पकड़ में नहीं आता, राइट? क्वेश्चन में लैंग्वेज अजीब सा लिखा रहता है, तो आप प्रैक्टिस से ही उसको इम्प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और फिर सर एक ऐसा मन में क्वेश्चन आता है कि ये कहीं मतलब, क्योंकि आजकल थोड़ा एनसीईआरटी बेस आया तो कहीं वो आउट ऑफ तो नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा है तो नहीं, आप लोग को ऐसा- देखो ना, आपका दिमाग बहुत डायरेक्ट चलता है, राइट? आप इसी क्वेश्चन से आईटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जितना आप पढ़ते हो, बट वहां होगा क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा यार कहाँ से क्या, मूविंग पार्ट बहुत हो जाते हैं, राइट? तो उसको हैंडल करने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। बिकॉज इन एनी चैप्टर, और आप जैसे पूरा फिजिक्स ले लीजिए, सपोज 30 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में मान लो 10 कॉन्सेप्ट है, तो अराउंड 300 कॉन्सेप्ट हो गए। मैं तो किसी 2-3 को मिला के क्वेश्चन बना दूंगा, राइट? यस सर। आप प्रोबेबिलिटी शायद नहीं पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी पढ़े होते तो आप कह सकते थे देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल क्वेश्चन सर। हाँ सर, एक्चुअली कुछ मतलब सर क्वेश्चंस में मतलब थ्योरी तो दी होती है, मतलब जो वैरायटीज बना देते हैं ना, फिर हाँ, वो उस वैरायटीज तो वो वो सारी एनालिस varieties- हाँ, हाँ, उसको वो आपको फिर- प्रैक्टिस, हाँ मैं समझा, वो तो कॉमन प्रॉब्लम होती है, और उसका आप प्रैक्टिस से बहुत सारी नई वैरायटीज दिखती है ना, तो फिर उसको मतलब अगर आप ऑन घर पे सॉल्व करेंगे तो आप 2-4 मिनट लग जाएगा, बट हाँ, टेस्ट में नई वैरायटी दिखती है, फिर उसको नई तरह से समझ के सॉल्व करने में हाँ, थोड़ा दिक्कत आता है हाँ, एक्चुअली। इसलिए हाँ हाँ, इसलिए एग्जाम से पहले आपको इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ज्यादातर वैरायटी आपको समझ में आ जाए, और इस वैरायटी को आप क्लासिफाई करने शुरू करोगे ना, तो इनफाइनाइट वैरायटी हो जाएगी फिर। ओके, ओके सर। हाँ, मतलब जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करो, सर्किट को मैं तो इनफाइनाइट सर्किट्स बना सकता हूँ खेलते खेलते, राइट? आप सबको क्लासिफाई करने बैठे हो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी।
फाइनली आपको समझना है कि 5-6 कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता नहीं है। सर, बट वो कैसा कुछ ना सर, मतलब सर सेमी कॉन्सेप्ट टाइप होता है कि मतलब उसको एक मेथड है कि हम डायरेक्ट जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे लंबा करके जाएं, और दूसरा होता है कि उसको सेमी, उसके लिए एक छोटा शॉर्टकट टाइप का सेमी कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको हमें नेग्लेक्ट करना हाँ है, वो ये करना रट्टे है, और वो सबसे दूर भागो आप, है ना, रहेगा तो इनफाइनाइट एक कॉन्सेप्ट। सेकंड ऊपर करिए, तो एक सेकंड ऊपर करिए ना। तो वहीं आप पे तो मतलब कुछ, क्योंकि हाँ टेस्ट उस, में वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हाँ उसका तो हमें आएंगे उतना ना। नहीं पता, फिर तो उसके लिए हमें लॉन्ग मेथड जाना पड़ता है, टाइम लग जाता है, फिर क्वेश्चंस नहीं होते हैं ऐसा। हाँ वो जो लॉन्ग मेथड है ना उसको प्रैक्टिस से शॉर्ट कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपके यस पास सर। इनफाइनाइट पेज का नोट्स बन जाएगा, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू हैंडल ओनली, मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्व करके नया नया ट्रिक बना सकता हूँ, राइट। तो फिर आपको और परेशानी होगी। सर बेसिकली तो सर आप एक किंगडम से जैसे ले लो, तो ऐसा नहीं है कि हमें एकदम अंदर अंदर का चाहिए, बट एक ऐसा एक कुछ दो क्वेश्चन में इतनी वैरायटी है कि उसके लिए थोड़ी सी मेन कॉन्सेप्ट से थोड़ा हल्का चेंज करके हम उसको कुछ कर रहे हैं। मतलब हाँ हल्का मतलब ऐसा नहीं कि बस नंबर चेंज कर रहे हैं, मतलब हम उसके कुछ तो अजम्पशन ले रहे हैं, या फिर कुछ तो उसके अलग से शॉर्ट ट्रिक्स हैं, या फिर ऐसा है, वैसे वैसे डिफरेंसेस बोल रहे हैं सर। अभी हर एक क्वेश्चन तो अलग होगा, वो तो है, बट मैं वैसा बोल हाँ वो जो आप बोल रहे हो ना वैसे इनफाइनाइट बनाया जा सकता है, हर एक साथ थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा करके, ठीक है। ओके, अभी धीरे धीरे सीखो, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो ना, वो तो दिखता है आपके मार्क्स से, आपके मार्क्स 120 130 होते हैं, इसका मतलब ही होता है कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। आप खुद से देखो ना, मॉड्यूल में उलझे रहते हो। यहाँ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉड्यूल करते हैं, फिर डीसी पांडे करते हैं, सिंगेज करते हैं, ये सब करते हैं बच्चे इतना, ओके, तब जाके आपकी स्किल एक्यूरेट होने लगती है, फास्ट होने लगती है, समझ में आने लगता है चीजें। और वही एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो आप बोल रहे हो, जो छोटे छोटे नोट्स बना के, वो तो हो गया, फिर आपका कहानी खत्म। चलिए, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक दूसरा मैं ग्राफ बनाऊंगा, विच इज नॉट मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल ग्राफ नहीं बनेगा। सपोज यहाँ पे मैंने कोई ईएमएफ का सोर्स लिया, ईएमएफ सोर्स, यहाँ पे अमीटर ले लिया, यहाँ पे ग्राफ, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे फोटॉन्स आ रहे हैं, जिसपे फोटोन आते हैं आप कहोगे इसको एमीटर कह सकते हो, एमीटर, इस प्लेट को, यहाँ पे फोटोन आएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आएंगे, तो इसको आप कलेक्टर कहोगे। एक चीज ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, इसका ईएमएफ आप उल्टे डायरेक्शन में ऐसे बना लेते, वीएस के इक्वल कर देते, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होती, याद है आपको। ओके, सपोज मैंने सबका नाम रख दिया, इसको बी प्लेट कर दिया, इसे ए प्लेट कर दिया, ओके, तो मैं ग्राफ किसका बनाने वाला, ये समझो आप यहाँ पे। ये करंट, या इसमें जो करंट फ्लो होने वाली उसकी करंट, इसमें करंट उल्टा फ्लो होगा, एक्चुअली ऐसा होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा। तो वो जो करंट है जो अमीटर से पास हो रही है या सर्किट में, वो करंट वर्सेस वीबी माइनस वीए, इसी को कभी कभी हम लोग वी बोल देते हैं, वीबी माइनस वीए, इसका ग्राफ। अब याद करो, वीबी माइनस वीए जब माइनस वीएस होता है, माइनस वीएस होता है, तो करंट जीरो होती है। ये ग्राफ का एक पॉइंट हो गया। आर यू ओके विद दिस? अब आप पोटेंशियल जैसे उल्टे डायरेक्शन में इसको कम करना शुरू करो, कम करना शुरू करो, तो करंट बढ़ना शुरू होगी, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचना शुरू करेंगे, तो करंट आपकी बढ़ना शुरू होगी। जब आप यहाँ पे पोटेंशियल नहीं भी रखोगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी को पहुंच ही जाएगी। आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, तो फिर भी करंट बढ़ता जाता है, लेकिन एक समय आता है जिसके बाद वो करंट बढ़ना बंद हो जाता है, फ्लैट हो जाती है, और इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट, आईएस। मैं लिख देता हूं, आईएस इज सैचुरेशन करंट, वीएस इज स्टॉपिंग। जो ये जो लेफ्ट साइड है वो वही है जो डायरेक्टली फोटोन से एनर्जी लेके करंट जो मूव हो रहा है। हाँ, फोटोन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसके पास एनर्जी होगी, राइट, उसके कारण ये पहुंच सकता है, यहाँ पे नहीं भी पहुंच सकता है, इट विल डिपेंड कि पोटेंशियल कितना लगा है। आप उल्टे डायरेक्शन में वीएस लगा दोगे तो कोई भी करंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा,
तो कोई सर्किट कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना, नो सर। तो वहां पे करंट जीरो होगा। अब आप उसी को बढ़ाना शुरू करोगे, तो यानी वीएस से कम करने लगोगे, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ कम करने लगोगे। कम करके क्या ला सकते हो? जीरो ले आ सकते हो, राइट? यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला थे, अब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी सब पहुंचने लगेगा, राइट? तो उस समय जो करंट होती है वो यहाँ आई, जब पोटेंशियल कुछ भी नहीं लिया। अब आप इस डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, है ना? ये जो वी है इसको बढ़ाना शुरू किया, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पहुंचना शुरू होगा। एक समय ऐसा होगा ना कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, जितने यूनिट टाइम में जितने निकले उतने पहुंच रहे हैं, उससे ज्यादा वोल्टेज करोगे तो थोड़ी यहाँ पे करंट बढ़ेगा, तो करंट वहां जाके फिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। ये ग्राफ देखो किसका है, करंट वर्सेस वी, मतलब वी भी माइनस वी है। ये सब हटा दो, कंफ्यूज करोगे, इसका कोई मतलब नहीं था, ये सब हटा दो। तो मतलब जितने ज्यादा फोटॉन्स इमिट हीट करेंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज्यादा करंट का सप्लाई बढ़ती रहेगी। हाँ बट देखो ये जो कंडीशन सोच लो, आईएस सैचुरेशन करंट पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, फोटॉन्स number of photoelectrons emitted unit time per unit time is equal to number of electrons या photoelectrons reaching collector per unit time, right? ये होने लगा। जितना निकल रहा है उतना पहुंच रहा है, अब उससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे थोड़ी उससे ज्यादा पहुंचने लगेगा, राइट? यस सर। सर एक टाइम पे ऐसा नहीं होगा क्या कि मतलब एक टाइम पे सब इक्वल इक्वल जाने लगेंगे और फिर उससे फिर स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी दोनों भी पोटेंशियल के, नहीं या फिर नहीं, मैं पोटेंशियल, देखो इक्विलिब्रियम में ग्राफ का रहेगा। मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है मैं वी को चेंज करूंगा, है ना, राइट? और उसमें करंट की वैल्यू को देखूंगा क्या आ रहा है, राइट? सो बेसिकली ये जो वोल्टेज हम डाल रहे हैं वो जो कोलिजन से एनर्जी लॉस्ट होती थी उसको ये मतलब रिपे करके उस वहां तक पहुंचा रहे हैं। हाँ मतलब कॉलिजन तो उसका अलग फेनोमेनन हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बैटरी काम करना शुरू कर रहा है, राइट? यस सर। ओके। अब देखो इस छोटी सी एक और छोटा सा पॉइंट इफ याद रखोगे आप तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपको। ये इस पॉइंट पे देखो, ये वाला जो नोट मैंने लिखा इस पे ध्यान दो। Is any number of photon emitted per unit time will be related with the number of photons reaching the plate? यस सर। है ना, ऐसे समझो, if नोट मैंने लिखा, नोट if number of photons incident per unit time will increase, can I write number of photoelectrons emitted per unit time will increase? Per unit time will increase, और ये इंक्रीज होगा तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। Are you okay with this?
सर किसी भी सर्किट की कुछ लिमिटेशंस भी होती है ना? हाँ, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, बहुत सारी। नहीं, कि इतना वोल्टेज तक हो सकते हैं या फिर इतना बड़ा तक नहीं इतना तक बढ़ा नहीं, सकते हैं करके। हाँ नहीं, वोल्टेज तो आप बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना चाहो, बहुत सारी वोल्टेज हम्म। अवेलेबल है ना, वोल्टेज तो बहुत सारा बना हाँ ही पर लेते सर्किट में वोल्टेज भी फिक्स होता है ना कि इतना तक ही, उसके बाद में फिर नहीं हो पाएगा। हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है इस सर्किट में, ऐसा कोई सर जरूरी नहीं। बेसिकली सर ये एक जगह पर स्टैचू इसके लिए हो रहा है क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म हो जाएंगे ना। फिर से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हुई। सर बेसिकली हम जितना भी आगे वोल्टेज बढ़ाए एक टाइम पे सैचुरेशन में आ जाता है, उससे आगे वोल्टेज बढ़ाए हाँ, भी वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा ना। उसका एक ही रीजन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं। हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे उतने पहुंच जा रहे हैं, तो भाई उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकते नहीं हो ना वोल्टेज बढ़ाने से। यस यस, ओके, हाँ ठीक, समझे। फोटो वोल्टेज बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे वो तो बढ़ नहीं सकता। तो लिमिटिंग रिएजेंट, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझो, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाता है। यस सर, यस, हाँ। तो सर अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन मतलब ग्राफ बढ़ा दें तो फिर और ज्यादा काउंट हो जाएगा। हाँ, तो ऑब्वियसली इफ आपने फोटॉन्स इंसिडेंट जो हो रहा है उसका नंबर बढ़ा दो यूनिट टाइम में, तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी आपकी, राइट। अच्छा, ध्यान से देखो, इफ यू रिमेम्बर लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी, याद है, ऑफ लाइट। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते थे, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। राइट। अब देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू एनर्जी बाय टाइम को ध्यान से समझना, एनर्जी बाय टाइम को क्या लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। कैन आई राइट दिस? देखो ध्यान से, एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स, ऑल फोटॉन्स, कैन आई राइट दिस? बोलो भाई। क्लियर है ये बात? तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को इंक्रीज करते हैं, ये वाला पार्ट, ये इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, मान लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दिया, और ईपी सेम रखा, मतलब फोटोन चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। इसका मतलब मैं क्या इंक्रीज कर दूंगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर दूंगा, राइट। और आप जानते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं, सो इफ intensity will increase, means intensity of light will increases, then saturation current will increase। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इतना लिख लीजिए। सर ये सेकंड पॉइंट वाला कुछ सेकंड नोट थोड़ा हाँ देखिए ना, समझा नहीं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स अपॉन टाइम अपॉन एरिया, राइट। एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन क्या होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ईपी को मैं क्या लिखता था, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन लिखता था ना, इनटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन अपॉन टाइम। आर यू ओके? ओके सर, हाँ। अब मैंने एनर्जी कहा, अपॉन फोटोन इनटू टोटल नंबर, हाँ हाँ ओके, हाँ। मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, तो मालूम मैं सेम ही फोटोन ले रहा हूँ, तो ईपी तो चेंज होगा नहीं, है ना। नहीं। क्या बढ़ रहा होगा, एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा होगा, राइट, पर यूनिट टाइम में, है हम्म। ना? और ये बढ़ता है तो क्या होता था, याद है आपको, सैचुरेशन करंट बढ़ जाती थी। यस सर, यस, हाँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ेंगे पर एक टाइम पे जाके खत्म हो जाके फिर सैचुरेशन बढ़ेंगे, हाँ। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, और इसका ग्राफ भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, तो और अच्छा समझेगा।
डन सर। ओके, आप लोगों का लेक्चर है क्या? अभी छोड़ दूं या थोड़ा और पढ़ा लूं मैं? छोड़ दीजिए सर। अरे एक दो ग्राफ है। अच्छा नेक्स्ट तो याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट डे ना। ठीक है, हाँ ठीक है सर। इसको पूरा याद कर लेना नेक्स्ट डे, राइट? और आपका क्या होमवर्क है? आपको पीवाईक्यू डिस्कस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? यस सर। अच्छा, आपको एक होमवर्क मैंने पहले से दिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो बोर्ड्स की बुक से पढ़ना, कलर कोडिंग। ओके सर। अभी ओके बोलो, पढ़ना था आपको या बोर्ड्स के सर से पूछना था? उसके क्वेश्चन आएंगे तो मान लो मुझे मिल गए तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलेगा, चलो ओके, नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बस।